फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दिस व्हाट दे आर डूइंग। अब आपने क्या ऑब्जर्व किया, जब इनको पास लेके आते हैं तो आप ध्यान से देखिए इनके ऊपर के जो एरो हैं उनकी डायरेक्शन क्या है। अब इनको दूर लेके जा रहे हैं, अब देखिए इन एरोज की डायरेक्शन क्या है। और अब मैं कुछ यहाँ पे पैरामीटर्स चेंज कर रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे इनको अब की बार मैं पास लेके आ रहा हूँ तो देखिए डायरेक्शन क्या है, और जब मैं दूर लेके जा रहा हूँ अब इनकी डायरेक्शन क्या है। क्या ये पहले जैसी ही है या चेंज हो गई है? What you have observed? In the previous case, the direction of arrows was towards each other. But in this case, the direction is opposite. Why this is happening? Why the size of arrows is changing? And why the direction of arrows is changing? पिछले आर्टिकल में हमने कूलम्स लॉ को ड्राइव किया। वहाँ पे हमने देखा कि जो फोर्स थी that was equal to 1/4 pi epsilon naught q1 q2 divided by r square. अब वहाँ पे फोर्स की हमने बात की और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट वी हैवंट डिस्कस एनीथिंग अबाउट वेक्टर इन दैट आर्टिकल। इन दिस आर्टिकल, इन दिस वीडियो, आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द व्हाट इज द फिजिक्स बिहाइंड दिस एंड व्हाई वेक्टर जरूरी है फोर्स के साथ लगाना, और उस वेक्टर को अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो क्या पिछले आर्टिकल्स में हमें कुछ चेंज करने पड़ेंगे। इन्हीं सब चीज़ों को सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। Coulomb's law in vector form. Let's derive an expression for this. Consider two like charges q1 and q2 separated by distance r. यहाँ पे आप like ले सकते हैं, unlike ले सकते हैं. That is totally different thing. For that, let us consider these are the two charges q1 and another charge is q. Here I will take these two charges as unlike charges. One is positive and another is negative. q1 is positive, q2 is negative. Since these two charges are unlike charges, then they must attract each other. तो यहाँ पे जो फोर्स रहेगी उन दोनों के बीच में वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नाउ लेट अस कंसीडर दिस इज चार्ज 1 एंड दिस इज चार्ज 2. दीज आर द टू चार्जेस. अब होगा क्या, चार्ज नंबर 2 एक को अपनी तरफ खींचेगा और चार्ज नंबर 1 2 को अपनी तरफ खींचेगा। चार्ज नंबर 2 1 को अपनी तरफ खींच रहा है तो एरो हम जो फोर्स लगेगी, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, हम F12 से रिप्रेजेंट करेंगे और जो एरो रहेगा वो 1 से 2 की तरफ। सिमिलरली जो सेकंड चार्ज के ऊपर फर्स्ट के कारण फोर्स लगी वो लगेगी टुवर्ड्स चार्ज नंबर 1। तो ये डायरेक्शंस होंगी फोर्सेस की। यहाँ पे हमने कंसिडर किया था कि इन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो है r। तो ये ध्यान रहे जो डिस्टेंस है वो उनके सेंटर से लेनी है, ये नहीं है कि हम कहीं से भी कंसीडर कर लेंगे। डिस्टेंस शुड ऑलवेज बी टेकन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टू चार्जेस। पिछले टॉपिक में हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था और उसमें जो फार्मूला निकाला था फोर्स का वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। उसी फार्मूले को अब हम यहाँ पे यूज करेंगे और उसी से बनाएंगे फिर उसकी वेक्टर फॉर्म क्या बने। नाउ द फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू सेकेंड, बिकॉज यहाँ पे जो चार्ज फर्स्ट के ऊपर हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, सेकेंड के कारण वी राइट F12 वेक्टर, वी आर ड्राइविंग इन वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर एज ड्राइव्ड फ्रॉम द कूलम्स लॉ। टू मेक इट वेक्टर वी यूज R12 cap. R12 cap is a unit vector, so this is equation number 1. Here R12 cap is a unit vector showing the direction of force. तो यहाँ पे जिस फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ये एक यूनिट वेक्टर। R12 means from 1 to 2 and R21 means 2 to 1. Similarly, force on second charge due to first can be calculated. That is F21, which is equal to 1/4 pi epsilon naught q1 q2 divided by r square, and the unit vector is R21 cap. This is equation number 2. यहाँ पे ये जो दो इक्वेशन हमने ड्राइव की, इन दोनों में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, बिकॉज यूनिट वेक्टर्स रिप्रेजेंट डायरेक्शन एंड द फर्स्ट पार्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज डिवाइड बाय द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड। हियर q1 q2 इज लेस देन 0, सो अट्रैक्शन इज देयर। क्यों मैंने ऐसा कहा? क्योंकि q1 इज पॉजिटिव, q2 इज नेगेटिव, दोनों अपोजिट चार्ज हैं, उनकी प्रोडक्ट अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वो
0 से छोटी आएगी, नेगेटिव आएगी. That's why the attractive force is there. Now, if we talk about these two unit vectors r12 cap and r21 cap, since these vectors represent opposite direction, because r12 represents direction from 1 to 2 and r21 represents direction 2 to 1. These are equal and in opposite direction. Now, if we use these in equation number 1, we get f12 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 divided by r square. And now look at this. R12 is negative of R21. So in equation number 1, at the place of R12, I am using R21. So I am writing here. Now look at this. There is negative sign also. So I am putting this negative sign at the starting of this equation. So we get f12 is equal to minus 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 divided by r square r21 cap. अब इस ब्लू सर्कल के अंदर इस इक्वेशन का जो पार्ट है, अगर मैं उसको सेकंड इक्वेशन के साथ कंपेयर करता हूं तो दिस इज वेरी सिमिलर एंड नॉट सिमिलर, this is exactly the same. So I can write f12 vector is equal to minus f21 vector, because at the place of this I can write f21. अब यहां देखें तो f12 is equal to negative of f21, means magnitude is equal. In vectors, negative sign means opposite direction. From here it is very clear that electrostatic force exerted by two unlike charges are equal in magnitude but opposite in direction. So this was the case for unlike charges. They exert equal and opposite force on each other, and the force is attractive in nature. Now, what happens if we change unlike charges to like charges? Both charges are like, either both are positive or both are negative. Both are the same type of charges. What will happen? What changes will be there? So try to do it yourself. If you have problem in that case, then feel free to comment into the comment section. I will post a solution for that also. यहां तक हमने देखा कि अनलाइक चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करते हैं. This was due to the vectors used in this formula. Now, is it completed? No. अगर एग्जाम में आपको कंप्लीट करना पड़े तो यहां तक कंप्लीट नहीं करना है, इसके बाद भी कुछ थोड़ा सा रहता है. तो चलिए देखते हैं वो क्या है. Let's move further for little bit more. f12 vector is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 divided by r square r12 cap. r12 cap is a unit vector. As we know that unit vector is equal to vector divided by its magnitude. So r12 cap will be equal to r12 vector divided by r12 vector magnitude. Since magnitude of r12 vector is equal to magnitude of r21 vector, and that is equal to r, because this is a scalar quantity and the distance between the two charges. So we can use f12 vector is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 divided by r12 vector magnitude and its square, and at the place of r12 cap we use r12 vector divided by r12 vector magnitude. Now this equation becomes f12 vector is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 divided by r12 vector magnitude of this and its cube r12 vector. And similarly f21 vector becomes 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 divided by r21 vector, its magnitude and its cube, and r21 vector. So these two equations represent Coulomb's law in vector form. These are the two equations up to which we have to complete this article. So this is the whole of the article, Coulomb's law in vector form, जो कि represent कर रहा है magnitude as well as direction of force in case of electrostatic forces. Well, अभी तक जो आर्टिकल कंप्लीट किया था हमने वो Coulomb's law in vector form था. अब वेक्टर की बात करें तो वेक्टर आर डिफरेंट टाइप एंड वन ऑफ द वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर. अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो चार्ज पार्टिकल को रखें 2 डायमेंशन में या 3 डायमेंशन में बात करें तो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स. तो क्या कूलम्स लॉ को उसकी टर्म में भी लिखा जा सकता है? देन द आंसर इज यस. देन व्हाट वी शुड डू?
Let us see. Force between two charges in terms of their position vector. For that, let us draw these two axes and the two charges. Let R1 be the position vector for charge first and R2 be the position vector for second charge. Let these are denoted by A and B and the charges are Q1 and Q2. This is the line joining the two charges, and R12 vector represents direction from 1 to 2 and R21 vector represents direction from 2 to 1. These are in opposite directions. R12 vector and R21 vector are opposite to each other. Let O be the origin and these are the two axes X and Y. Let OA is equal to R1 vector and OB is equal to R2 vector. These are the two position vector. अब हम इन दो इक्वेशन जो पहले हमने कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में की थी उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे इस पोजीशन वेक्टर के लिए। ये दो इक्वेशन थी F12 वेक्टर के लिए एंड F21 वेक्टर। F12 जो फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड लगती थी एंड F21 जो फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ऑन फर्स्ट लगती थी। इसके लिए सबसे पहले हमें जो दो वेक्टर हैं R12 वेक्टर एंड R21 वेक्टर उनको हमें पोजीशन वेक्टर में बदलना पड़ेगा और उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब यहाँ पे ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर गिव्स ओ बी वेक्टर विच इम्प्लाइज दैट R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर एंड R12 is equal to R2 minus R1 vector. Similarly, we can find R21 vector that will be equal to R1 vector minus R2 vector. So in this way, we can find the value of both the vectors R12 as well as R21 vector. Using these values in these formulas, we get F12 vector is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R2 vector minus R1 vector. I am putting the value of R12 vector from these two equations and modulus its cube and R2 vector minus R1 vector. This is equation number 6. And similarly, F21 vector is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 divided by R1 vector minus R2 vector mod and its cube R1 vector minus R2 vector. This is equation number 7. Now these two equations represents Coulomb's law in terms of their position vector. तो इस तरीके से हम कूलम्स लॉ को पोजीशन वेक्टर के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हमने जो लास्ट के जो पॉइंट्स थे R12 वेक्टर एंड R21 वेक्टर जो वेक्टर थे उन्हीं को पोजीशन वेक्टर में बदला है। तो सिर्फ इतना सा चेंज करना है, बाकी लगभग सारा का सारा सिमिलर है पिछले आर्टिकल जैसा ही। सो दिस इज़ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर। एक बात मैं हर बार हर वीडियो में कहता हूँ कि आपको वीडियो जहाँ पे भी एक आर्टिकल कंप्लीट होता है उसके बाद वीडियो को पॉज करें, वहाँ पे रोक के अपने नोट्स तैयार करें और उसको समराइज़ करने की कोशिश करें। उसके बाद फिर वीडियो को वहाँ से शुरू करें जब आपका एक आर्टिकल कंप्लीट हो जाए। मेरी कोशिश रहती है कि एक वीडियो के अंदर एक ही आर्टिकल को कवर किया जाए, बट उसके सब आर्टिकल्स 2 या 3 हो सकते हैं। तो इट विल बी बेटर अगर आपको लेंथी लगे तो वहाँ पर रोक लें और उसको वहाँ तक समराइज़ करें और फिर आगे चलें। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। In case of number of interacting charges, the total force on a particular charge is equal to vector sum of individual forces exerted on that charge by all other charges. अब इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल सी बात है, अगर कई सारे चार्ज एक साथ एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ फोर्सेस एक्सर्ट कर रहे हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर जो टोटल फोर्स होगी वो जितने भी चार्ज उसके सराउंडिंग में हैं वो उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं उन सब का वेक्टर सम होगी। सिंपली नहीं है कि भाई हमने उसको जोड़ दिया, सिंपल अलजेब्रा से नहीं ऐड करना है, उसको वेक्टर मेथड से ऐड करना है, वेक्टोरियली ऐड होगी। तो इस तरीके से उसके ऊपर हम टोटल फोर्स किसी भी चार्ज के ऊपर कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। लेट अस कंसीडर वी हैव डिफरेंट चार्जेस एंड जो ब्लू कलर का यहाँ पे मैंने जो चार्ज लिया है इसके ऊपर हम और जितने भी दूसरे चार्जेस हैं उनके कारण फोर्स कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे।
तो यहाँ पे जो मेन चार्ज है वो ब्लू कलर में है, बाकी सारे दूसरे चार्जेस हैं। तो यहाँ से अलग अलग चार्ज की दूरी अलग अलग है, मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है, उनकी चार्ज की टाइप अलग हो सकती है। फॉर दैट लेट अस कंसीडर दिस चार्ज इज Q1 एंड द रेड कलर इज Q2, सिमिलरली Q3 एंड दिस इज Qn. So I have n number of charges in this case, and I'm going to calculate the total force on first charge. Now in first case let us consider Q1 and Q2 both are like charges, so force will be outward direction and F12, and this will be the direction of force. Similarly, forces due to other charges can be drawn. According to superposition principle, the net force on charge Q1 is F1 is equal to F12 vector plus F13 vector plus and so on plus F1 vector. This is say equation number 1. As F12 vector is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 R12 square R12 cap, and F13 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q3 R13 square R13 cap, and similarly F1n is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Qn R1n square R11n cap. तो ये सारी इक्वेशंस फर्स्ट चार्ज के ऊपर लगने वाली सभी दूसरे चार्जेस के कारण फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब इन सब वैल्यूज़ को हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, F1 इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन। अब इन सभी इक्वेशंस में देखिए Q1 कॉमन है, सो आई एम टेकिंग Q1 कॉमन, देन राइटिंग Q2 डिवाइड बाई R12 स्क्वायर R12 कैप प्लस Q3 R13 स्क्वायर R13 कैप प्लस Qn R1n स्क्वायर R1n कैप. So equation number 1 is now in this form. Similarly, force on other charges can be calculated. जिस तरीके से यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट की है उसी तरीके से F2 के ऊपर, F3 के ऊपर, Fnth के ऊपर चार्जेस के ऊपर इस फोर्स को कैलकुलेट किया जा सकता है. इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर अगर हम इसको लिखना चाहते हैं तो वी कैन सिंपली राइट F1 वेक्टर इज इक्वल टू Q1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 एंड कन्वर्ट R12 square into their position vector, that is R1 vector minus R2 vector modulus cube R1 vector minus R2 vector plus and so on we use for all other charges up to nth charge. So this equation represents this in superposition principle in terms of their position vector. So this is all about this superposition principle. इस वीडियो के शुरू में मैंने आपको दो पहलवान दिखाए थे और उनके ऊपर थे एक एक एरो की डायरेक्शन थी और एरो का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा था. डायरेक्शन आपने ऑब्जर्व की होगी कि एक दूसरे से अपोजिट थी इररिस्पेक्टिव ऑफ द चार्जेस. पहलवान एक्चुअल में आपने उनके हाथ में ऑब्जर्व किया था कि एक एक चार्जेस थे. अब फिर से देख लेते हैं. यहाँ पे देखिए इन दोनों के हाथों में चार्ज है और ये जो डॉटेड लाइन ऊपर की तरफ जा रही है इसके ऊपर एक आप देख रहे हैं एरो है. एरो अंदर या बाहर दोनों तरह के एरो आपको दिखाई दे रहे हैं. अब जब इन चार्जेस को पास लेके आ रहे हैं, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जब दोनों के चार्ज अलग अलग हैं तो उनकी डायरेक्शन एक दूसरे की तरफ है. और जब दोनों के चार्ज, दोनों की जो चार्ज मैं कहूँगा यहाँ पे वो लाइक टाइप के हो जाते हैं, चाहे तो दोनों को नेगेटिव कर लें या दोनों को पॉजिटिव कर लें. मैंने यहाँ पे दोनों को नेगेटिव किया है तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है. इट मीन्स रिपल्सन इज देयर. द फोर्स जो एरो है वो फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में है. इसका मतलब कि फोर्स रिपल्सिव है और एक दूसरे की तरफ है, इसका मतलब फोर्स अट्रैक्टिव है. तो आपने ऑब्जर्व किया कि जब हम उनको पास लेके आते हैं तो पहला केस जो आपने ऑब्जर्व किया है या एक चीज़ आपने ऑब्जर्व की कि जैसे जैसे पास लेके आएंगे साइज ऑफ द एरो इंक्रीजेस इररिस्पेक्टिव ऑफ द चार्ज. हमने कैसा भी चार्ज लिया उससे इसका कोई लेना देना नहीं है. वो दोनों एक जैसे चार्ज हैं या दोनों अपोजिट हैं, बट जो साइज ऑफ द एरो है हम जैसे जैसे चार्जेस को, दोनों चार्ज को एक दूसरे की तरफ लेके आते हैं. जब मैंने दोनों पॉजिटिव चार्ज लिए हैं तो भी और जब मैंने दोनों नेगेटिव चार्ज लिए हैं तो भी. ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. हमने एक फार्मूला पढ़ा था F इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर. R इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस. अब यहाँ पे क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो फोर्स कम लगेगी.
फोर्स कम लगेगी तो फोर्स वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कम होगा और जो एरो का साइज है वो कम होगा। तो यही कारण है कि जब डिस्टेंस इनके बीच की बढ़ रही है तो साइज ऑफ द एरो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं घट रहा है। अब यहाँ पे देखिए दो चार्ज के बॉक्स हैं, एक चार्ज 1 है, एक चार्ज 2 है। इनके ऊपर भी आप ध्यान रखेंगे, चार्ज 1 नेगेटिव, चार्ज 2 पॉजिटिव, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो नज़दीक आ रहे हैं, तो जो वेक्टर है वो एक दूसरे की तरफ है। नाउ आई एम चेंजिंग फ्रॉम दिस नेगेटिव टू पॉजिटिव, एक को चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये 0 हुआ है, 0 होते ही अब उनके बीच में कोई भी फोर्स नहीं है। इट मीन्स अगर चार्ज आइसोलेटेड चार्ज होगा तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। फोर्स कब लगेगी? जब दो चार्ज होंगे। कम से कम Q1 Q2 वाला फार्मूला ध्यान रखिए, वहाँ पे जब दो चार्ज होंगे तो फोर्स लगेगी, अदरवाइज अकेला चार्ज होगा तो किसी टाइप की कोई फोर्स नहीं लगेगी। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने चार्ज को 0 किया तो वो 0 हो गए हैं। अब मैं इस चार्ज का साइन चेंज हो चुका है, अब ये नेगेटिव हो चुका है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसे ही नेगेटिव हुआ और मैं पास लेके आ रहा हूँ तो अब की बार डायरेक्शन एक दूसरे की तरफ नहीं है, एक दूसरे से अपोजिट है। अब एक दूसरे से अपोजिट का मतलब रिपल्सन इज देयर। तो आई थिंक यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा इसके बारे में कि ये पूरा का पूरा किस तरीके से है, किस तरीके से जो वेक्टर फॉर्म है वो काम करती है या वेक्टर हेल्प करते हैं हमें ये सारा कंसेप्ट समझने में।